नमस्कार। मतपत्र न्यूज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आज आपके साथ चर्चा करने के लिए दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, बहुत पुरानी सन 1960 में एक बहुत ही मशहूर फिल्म आई थी 14वीं का चांद। उसमें एक गाना था जो लता जी ने गाया। उसके बोल कुछ इस तरह से थे कि बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। आगे शायर कहता है कि डूबे रहते थे मेरे प्यार में जो शामो सहर, मेरे चेहरे से ना हटती थी कभी जिनकी नजर, मेरी सूरत से वो बेजार नजर आते हैं, बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि थंबनेल क्या है, वीडियो का टाइटल क्या है और मैं ये क्या गाना लेकर बैठ गया हूं। लेकिन मैं जो आपके सामने बात रखने जा रहा हूं वो पूरी तरह से इस संदर्भ के साथ मेल खाती है और ये जो आज हम बात करने वाले हैं उसी संदर्भ में ये लाइनें कही गई हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि आप नजर डालिए, कुछ महीने पहले पिछले वर्ष जब कर्नाटक में चुनाव हुए विधानसभा के, वहां पर जब कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली तो उस जीत में एक बहुत बड़ी भूमिका मुस्लिम समुदाय की थी, मुस्लिम वोटर्स की थी, जिसने कि एन ब्लॉक पूरी तरह से जेडीएस का और बाकी सभी दलों का साथ छोड़ के कांग्रेस को बैक किया, कांग्रेस के प्रत्याशियों को खूब एन ब्लॉक वोट डाला। कमोबेश यही स्थिति तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिली, जब तेलंगाना के चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर विधानसभा की जब वोटिंग हुई तो उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों को खूब वोट डाला, एन ब्लॉक वोट डाला। हालांकि मुस्लिम मतदाताओं ने हिमाचल में भी कांग्रेस का पूरा साथ दिया, लेकिन चूंकि वो वहां पर इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी चुनावी गणित को कुछ उस पर असर डाल सकें या कुछ सीटों का गणित बिगाड़ सकें, तो इसलिए मैं उसकी चर्चा शायद नहीं करूंगा। फिर आता है 2024 का चुनाव। 2024 के चुनाव से पहले तक आप देखिए कि नेशन वाइड जितनी भी पूरे देश में क्षेत्रीय पार्टियां थी जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ एक साझा मंच के ऊपर आई, उन सब ने जब ये हवा कर्नाटक, तेलंगाना और बाकी सब जगह पर ये बहती देखी कि भाई मुसलमान जो है, मुस्लिम वोटर जो है, वो एक राष्ट्रीय पार्टी के नाते कांग्रेस के अंदर एक अपना सबसे बड़ा समर्थक या कहिए कि एक ऐसी पार्टी के रूप में वो देख रहा है कि जिससे छिटक के वो क्षेत्रीय दलों की ओर गए थे, अब वो वापस राष्ट्रीय दल के नाते कांग्रेस की ओर लौटने की बात कर रहे हैं। उन्हीं नतीजों का ही एक बहुत बड़ा एक कहिए कि उसके पीछे फैक्टर था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने ना चाहते हुए भी और बावजूद इस बात के कि जो उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव अपने बेटे को समझाया करते थे कि बेटा कांग्रेस के को कभी अपना घर मत दिखाना, लेकिन खैर मुलायम सिंह जी के रहते भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। और इस बार फिर 2024 के चुनावों में कांग्रेस के साथ जब सपा का गठबंधन हुआ और जो नतीजे आए, तो जहां एनडीए और भाजपा की ओर से नारा लग रहा था कि अब की बार 400 पार, वो नारा किसी कहते हैं सपोर्टिव नारे के अभाव में वो नारा फुस साबित हुआ और भाजपा अपनी सीटें भी 303 से घटकर उसकी 241 पर रह गई और वो एनडीए जिसके लिए 400 सीटों की बात की जा रही थी, दावे ठोके जा रहे थे, वो 292 पर आकर रुक गया। कांग्रेस ने अपनी सीटों को बढ़ाया और उसकी सीटों की संख्या 99 तक जा पहुंची। यहां प्रश्न ये उठता है कि आज के टाइटल से उसका संदर्भ क्या है। संदर्भ ये है दोस्तों कि वो जो गठबंधन देश भर में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ किया और वो जो मुस्लिम वोटों की लामबंदी कांग्रेस के फेवर में देश भर में हुई, उसी का नतीजा ये रहा, या कहिए कि उसका बहुत बड़ा रोल रहा, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों में, जहां पर कि कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उसको आशातीत सफलता मिली, उसके सांसदों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई,
अमेठी की सीट कांग्रेस ने दोबारा छीनी, रायबरेली को बहुत बड़े मार्जिन के साथ राहुल गांधी ने रिटेन किया, और सबसे बड़ा फायदा हुआ समाजवादी पार्टी को, जो कि कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी संसदीय गणित की जहां तक बात है, और उसके 37 लोकसभा सांसद जीतकर आए। इसके पीछे जहां एक और एक नैरेटिव था, वहीं दूसरी ओर एक बहुत बड़ा कारण था कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं ने एकजुट होकर कांग्रेस या सपा के प्रत्याशी को वोट दिया। अब जब लोकसभा चुनाव हो गए और उसके बाद पूरा परिदृश्य कुछ इस तरह से देश भर में बना कि सभी क्षेत्रीय पार्टियों को, जहां पर कि चुनाव आने वाले थे और कांग्रेस उनके साथ गठबंधन में थी, उनके लिए कांग्रेस की बातें मानना या कांग्रेस की डिमांड्स को पूरा करना या कांग्रेस की जो सीट शेयरिंग की जो ऑफर थी उसके ऊपर गंभीरता से विचार करना, वो एक मजबूरी बन गई थी। उस मजबूरी के नाते ही जो आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव है, शायद उसके साथ में ही उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटों के उपचुनाव होने हैं, या राजस्थान में कई सीटों पर चुनाव होने हैं, राजस्थान की बात नहीं करेंगे, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं जहां की गठबंधन की बात हो रही है, तो वहां पर ये खबरें बिल्कुल अपुष्ट रूप से कहिए या पुष्ट रूप से कहिए, लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हर मंच पर यह बात थी कि शायद 5 इन 10 में से 5 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। वहीं दूसरी ओर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, जो भारत की आर्थिक राजधानी है या सबसे बड़ा आर्थिक रूप से देखें तो पूरा स्टेट है भारत का, उस महाराष्ट्र के होने वाले विधानसभा के चुनावों में जो एमवीए, जो महाअघाड़ी है, जिसके अंदर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, कांग्रेस है और एनसीपी है, हरियाणा चुनाव से पहले स्थिति यह थी कि उद्धव ठाकरे अपने आप को आइसोलेटेड महसूस कर रहे थे, बिल्कुल छिटका हुआ महसूस कर रहे थे, और नाना पटोले और दूसरे जो कांग्रेस नेता हैं वो बढ़ चढ़कर उनके बयान पूरे महाराष्ट्र भर में आ रहे थे कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी है और कांग्रेस ही इस बात का फैसला करेगी कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। यानी कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस एक बड़े भाई की भूमिका में, बावजूद इसके कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे, लेकिन महाराष्ट्र के चुनावों की जब तैयारी थी तो पोस्ट 2024 लोकसभा चुनाव जो नतीजे आए और मुस्लिम कंसोलिडेशन की वजह से उद्धव ठाकरे को भी पूरी तरह से ज्यादा सीटें जीतने में फायदा हुआ, तो उद्धव ठाकरे भी टोन डाउन थे। उद्धव ठाकरे के माउथ पीस संजय राउत भी टोन डाउन थे। यानी कि कांग्रेस की हां में हां मिलाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। फिर अचानक से ही आते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव। जम्मू कश्मीर के चुनाव में नतीजे पर हम थोड़ी सी चर्चा बाद में करेंगे। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में जहां पर कि ये बिल्कुल तय माना जा रहा था, सभी पोल पंडित भी यही कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, उद्धव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो नतीजे कुछ उलट ही आए, आशा से अलग। भाजपा वहां पर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। अब जब भाजपा की सरकार वहां पर बनी तो साथ में अगर हम थोड़ी सी बात जम्मू कश्मीर की भी कर लें तो जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, गठबंधन में चुनाव लड़े, लेकिन इसके बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सीटों में इतना बड़ा अंतर है कि जहां वो 42 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है, कांग्रेस के पास मात्र 6 विधायक जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हैं। तो वो उस गठबंधन में होने के बावजूद भी कुछ बहुत ज्यादा करने की स्थिति में नहीं है जहां तक कांग्रेस का सवाल है। तो जैसे ही ये नतीजे आए तो जो मैंने पहले गाना आपको बताया, उसके बोल बताए कि बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, तो एकदम रातों रात इंडिया गठबंधन के दूसरे साथी जो कांग्रेस के साथ हाथ में हाथ डालकर लोकसभा चुनावों तक चल रहे थे या उसके बाद भी राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर बैठे थे, चाहे या अनचाहे, लेकिन वो राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर रहे थे, उन लोगों के सुर बदलने शुरू हो गए, बयान आने शुरू हो गए। अगर हम तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस का भी बयान आया, उन्होंने कहा कांग्रेस वहां पर अहंकार के कारण हारी है। चलिए, ये तो एक राजनीतिक बयान हो गया।
जम्मू कश्मीर, जहां पर कि गठबंधन के साथी उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनका बयान आया। उन्होंने भी सलाह दे डाली कांग्रेस को कि अगर कांग्रेस ने हरियाणा की हार का विश्लेषण करके गलतियां नहीं सुधारी तो उसको आगे भी नुकसान हो सकता है। यानी उनका इशारा महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों की ओर था। ये तो उनके पार्टनर हो गए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसके माउथ पीस संजय राउत, उनका बयान तो गजब का ही बयान आया। जबकि आप देखिए कि आज उद्धव ठाकरे की जमीन जिस तरह से कहना चाहिए एक कमजोर विकेट के ऊपर वो खड़े हैं, उसके बावजूद भी मौका मिलते ही उन्होंने किस तरह से कांग्रेस को धकियाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जीती हुई बाजी कैसे हारी जाती है, ये कांग्रेस से सीखना चाहिए। ये कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की साथी शिवसेना उद्धव ठाकरे का बयान है। उन्होंने कांग्रेस को कहा जैसा कि नाना पटोले के बयान आ रहे थे कि भाई अगर आपने कांग्रेस ने अकेले लड़ना है तो पहले से बता दो, अभी से बता दो, ताकि उसके अनुसार हम भी अपनी तैयारी करें। ये वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना कह रही है जिसको लोकसभा में जो सफलता मिली है, उस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय उस मुस्लिम मतदाता को जाता है जो कि शिवसेना नाम से भी कोसों दूर भागा करता था। लेकिन कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी का सदस्य होने के नाते, कांग्रेस की ओर मुस्लिम मतदाताओं का रुझान होने के नाते, उस मुस्लिम मतदाता ने जो महाराष्ट्र के चुनाव में शिवसेना को खुलकर वोट दिया, सपोर्ट किया, उसी की बदौलत आज शिवसेना वहां पर पहुंच पाई जहां पर कि लोकसभा में आज वो खड़ी है। नहीं तो शायद उसे इतनी भी सीटें ना आ पाती। चुनावों के नतीजों के ऊपर अभी मैं ये वीडियो ही नहीं बना रहा। मेरा ये कहना नहीं है कि कौन जीता, कौन हारा, क्यों जीता, क्यों हारा, या भाजपा की जीत के कारण क्या रहे, या कांग्रेस की हार के कारण क्या रहे। हम हरियाणा चुनाव को विश्लेषण नहीं कर रहे। मैं मुस्लिम मतदाता के पोलराइजेशन की बात कर रहा हूं और वो किस तरह मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो हरियाणा के चुनावों ने भी इस बात को साबित किया कि मुस्लिम मतदाता जो है वो पूरी तरह से गोलबंद होकर कांग्रेस के पीछे खड़ा है। कांग्रेस ने हरियाणा में 5 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिए। वो पांचों के पांचों अपना चुनाव जीते, यानी कि 100% रिजल्ट्स, और कोई छोटे मोटे अंतर से नहीं जीते। अगर हम फिरोजपुर जिरका की बात करें, जहां से मामन खान लड़ रहे थे, उन्होंने 98,000 यानी लगभग 1 लाख वोटों से हरियाणा में सबसे बड़ी जीत उनकी हुई है। 98,000 वोटों से फिरोजपुर जिरका में मामन खान कांग्रेस के थे, उन्होंने जीत हासिल की। अगर हम हथीन की बात करें तो मोहम्मद इजराइल, उन्होंने करीब 33,000 वोटों से जीत हासिल की। अगर हम नूह की बात करें तो आफ्ताब अहमद, उन्होंने करीब 47,000 वोटों से अपनी जीत हासिल करी। अगर हम पुल्हाना की बात करें तो मोहम्मद इलियास जो कांग्रेस के जीते, उन्होंने करीब 32,000 वोटों से जीत हासिल करी। सबसे छोटी जीत जो कांग्रेस को मिली एक मुस्लिम कैंडिडेट को, वो जगाधरी के थे अकरम खान, जिन्होंने लगभग 7,000, वो भी एक कन्विंसिंग मार्जिन है विधानसभा के हिसाब से, वहां पर भी वो 7,000 के लगभग वोटों से जीते। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भले ही कांग्रेस के 6 ही प्रत्याशी जीते, लेकिन उन 6 प्रत्याशियों के 6 प्रत्याशी जो हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, वो मुस्लिम बहुल सीटों से जीतकर आए हैं। अगर हम देखें कि कांग्रेस ने जो कुल 39 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसमें से 10 सीटें उसने कश्मीर वैली में लड़ी। उन 10 सीटों में से 5 प्रत्याशी उसके जीत कर आए, यानी कांग्रेस का मुस्लिम मतदाताओं के बीच में वहां पर भी, कश्मीर में भी, जहां पर की पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का होल्ड है और 7 सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हुई थी इन दोनों के बीच में, उसके बावजूद भी 10 प्रत्याशियों में से 5 प्रत्याशी कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी जीतकर आए कश्मीर में से। अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू रीजन जो कि पूरी तरह से हिंदू बहुल इलाका है, पूरा का पूरा जम्मू रीजन, जहां पर कि भाजपा 29 सीटें लेकर आई है, पूरे हिंदू मतदाता के बल के ऊपर बीजेपी को 29 विधानसभा सीटें मिली है। वहां पर एकमात्र जो मुस्लिम सीट जो थी
जम्मू रीजन में, वो मुस्लिम प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस का जीतकर आया है वहां पर। यानी कि 6 सीटें मुस्लिम प्रत्याशियों की कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में भी जीती हैं। आप इसके क्या निहितार्थ क्या निकालते हैं? भले ही आप कांग्रेस के ऊपर ये एक टैग चस्पा करने की कोशिश करें, जैसे कि बहुत सारे मीडिया में, सोशल मीडिया में या कुछ यूट्यूबर्स इस बात पर बहुत जोर देकर कह रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी बन गई है। लेकिन कांग्रेस मुस्लिम पार्टी नहीं बनी। मुस्लिम मतदाता देश भर में मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया है। क्योंकि आप ये बात जान लीजिए कि अगर केवल सारे देश का मुस्लिम मतदाता एक साथ मिलकर कांग्रेस को वोट दे देता है तो क्या कांग्रेस कुछ सीटें लोकसभा या विधानसभा में निकाल कर ला सकती है? क्या नहीं। जब तक हिंदू मतदाता कांग्रेस को वोट नहीं देगा, उस मतदाता के साथ वो एक मुश्त वोट कांग्रेस का नहीं मिलेगा, तब तक कांग्रेस को ऐसी सफलता नहीं मिल सकती जैसी कि लोकसभा में उसको मिली कि उसकी सीटें 50 या 52 से बढ़कर 99 हो गई। तब उसको ऐसी सफलता नहीं मिलती कि उसके 5 के 5 जो मुस्लिम प्रत्याशी हरियाणा में जीते हैं, क्या उनको हिंदू वोटर्स ने वोट नहीं दिया होगा? बिल्कुल दिया होगा। तो यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। इसको दूसरे ढंग से आप कहिए कि देश भर के मुसलमान आज की डेट में जो राजनीतिक परिस्थिति देश में बन गई है, मजबूती के साथ कांग्रेस के पीछे खड़े हैं। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं और इतना जोर देकर क्यों कह रहा हूं? मैं इतना जोर देकर इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि वो चुनाव विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक जो आज कांग्रेस को कमजोर मानकर चल रहे हैं, आने वाले समय में जो महाराष्ट्र, दिल्ली या झारखंड के चुनाव होने वाले हैं, उनको जरूर एक बार बैठकर इस बात पर गहन विश्लेषण करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि यहां दिल्ली में भले आम आदमी पार्टी हो, झारखंड में भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल हो, महाराष्ट्र में भले ही वो एनसीपी शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, इन सभी पार्टियों का जीत का सपना तभी पूरा हो सकता है जबकि कांग्रेस मजबूती के साथ उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि आप ये बात मान लीजिए कि जो देश भर के मुस्लिम मतदाताओं के बीच में एक हवा चल पड़ी है कि उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी यानी कि कांग्रेस को ही बैक करना है, उसी को वोट करना है, तो कांग्रेस को साथ लिए बिना राज्यों के चुनावों में भी इन सभी क्षेत्रीय पार्टियों का कोई भला नहीं होने वाला है। सभी राजनीतिक विश्लेषकों और राजनीतिक पंडितों से मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप भले ही कांग्रेस को ये बोलते रहिए कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, लेकिन आप इस बात की ओर भी ध्यान दीजिए, कांग्रेस में मुस्लिम वोट्स का कंसोलिडेशन जिस तरह से बढ़ा है, तो राज्यों के आने वाले विधानसभा चुनावों में भी क्षेत्रीय पार्टियां उसको दरकिनार नहीं कर सकती, उसको हाशिए पर नहीं डाल सकती। अगर ऐसी राजनीतिक गलती क्षेत्रीय पार्टियों ने करी तो उसके परिणाम उसके लिए नकारात्मक ही होंगे और भाजपा एक बार फिर से महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी, झारखंड में सरकार बनाएगी और दिल्ली में भी अगर वो आम आदमी पार्टी को उखाड़ कर फेंक दे तो कोई बहुत बड़ी हैरानी वाली बात नहीं होगी। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने जो कहा उस बात में कुछ तत्व है, तथ्य है, तर्क है, तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को भी दबाइए और उसके बाद जो घंटी का बटन आता है उसको दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि उसके बाद ही हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, आपके कमेंट्स का स्वागत है। अभी मैं आपसे इजाजत लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।